पाकिस्तान ने भारत के साथ सबसे पहली लड़ाई 1947 में लड़ी कश्मीर में। कश्मीर का एक हिस्सा इलीगली ऑक्यूपाई करा। उसके बाद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कश्मीर में रिबेलियन को सपोर्ट करने के लिए 1965 में पाकिस्तान ने दोबारा एक जंग छेड़ी। इस जंग को छेड़ने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी तोड़वाकर जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ाई लड़ने का तौर तरीका बदल दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने 1971 के बाद एक कसम खा ली कि अभी डायरेक्ट युद्ध कभी नहीं छेड़ेंगे, और पाकिस्तान तब से आज तक भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ता हुआ आ रहा है। ये प्रॉक्सी वॉर के बहुत सारे डायनेमिक्स हमने अलग अलग स्थानों पर देखे। उसने बीच में नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी। पंजाब में उसने सबसे पहले खालिस्तान की मूवमेंट को बढ़ावा दिया, फिर उसने ड्रग इकोनॉमी वहाँ पर क्रिएट करी, और आज की डेट में CIA ऑफ अमेरिका के साथ और कनाडा की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर ये तीन संस्थाएं ISI, CIA और कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस जो है, ये आज की डेट में पंजाब में क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन का गेम खेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने हमेशा से पाकिस्तान को एक अलग ही नज़रिए से देखा है। हमारा हमेशा से मानना ये था कि डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान को रिजॉल्व करने के लिए और पाकिस्तान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हमेशा समर्थन देगी। लेकिन हम इस चीज़ से हमेशा भूल गए कि अगर पाकिस्तान जैसा देश हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है और कर रहा है, तो उसका जवाब भारत को भी देना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। आज की डेट में अगर पाकिस्तान या अमेरिका या कनाडा ये सारे देश मिल के या चाइना के साथ कोई मुलाकात करके पाकिस्तान अगर भारत में प्रॉक्सी वॉर करेगा, तो पाकिस्तान या चाइना या अमेरिका इन सब की प्रॉक्सी वॉर भारत के केवल 10% जनता को अफेक्ट करेगी। 10% जनता से ज़्यादा इसको अफेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आज की डेट में, ऐसा हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का भी असेसमेंट कहता है कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान को आपको टैकल करना है और पाकिस्तान को अगर आपको सबक सिखाना है, और यदि भारत ने अगर पाकिस्तान के अंदर किसी प्रकार का प्रॉक्सी वॉर छेड़ा, तो आज की डेट में हमारे सिक्योरिटी असेसमेंट्स हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर की गई प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान की 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकती है। तो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से एक एसिमेट्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उनकी प्रॉक्सी वॉर यदि अगर हमारे 10% जनता को अफेक्ट करेगी, तो हमारी तरफ से स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर उनके 40% पॉपुलेशन को अफेक्ट करने की क्षमता रखती है आज की डेट में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पहले ये उठता है कि जब भी हम प्रॉक्सी वॉर की बात करते हैं, तो प्रॉक्सी वॉर में इंटेलिजेंस संस्थाओं का एक बहुत बड़ा रोल होता है। भारत की जो इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आज की डेट में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जानती है। वो ये जानती है कि विश्व तौर पर अगर हम कभी भी किसी भी प्रॉक्सी वॉर को देखें, तो वो प्रॉक्सी वॉर कामयाब होती है 4 बड़े महत्वपूर्ण प्रिंसिपल से। प्रॉक्सी वॉर को चलाने के लिए, प्रॉक्सी वॉर को सपोर्ट करने के लिए और प्रॉक्सी वॉर को एक सक्सेस बनाने के लिए किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन 4 प्रिंसिपल्स पे काम करना बड़ा आवश्यक है। इसमें से सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है न्यूमेरिकल साइज ऑफ द आर्मी। यानी कि जिस आर्मी को, यानी कि जिन लोगों को आप दूसरे देश में एक प्रॉक्सी वॉर के तहत सपोर्ट करना चाहते हो, उस देश में वो लोग जिनको आप प्रॉक्सी वॉर के तहत सपोर्ट दोगे, वो सपोर्ट चाहे पैसे का हो, वो सपोर्ट चाहे बारूद का हो, असले का हो, वो सपोर्ट को देने के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए जानने का कि वहाँ पर न्यूमेरिकल आर्मी कितनी है जो आपके प्रॉक्सी वॉर को लड़ेंगे उस देश में, उस देश के खिलाफ। और प्रॉक्सी वॉर की आर्मी की स्ट्रेंथ, यानी कि जो वो लड़ाकू लोग जिनको आप सपोर्ट करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ बड़ी महत्वपूर्ण फैक्टर होती है, एक डिटर्मिनिंग फैक्टर होती है किसी भी प्रॉक्सी वॉर में। इसके बाद अगर हम और ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज जब भी प्रॉक्सी वॉर को रन करती हैं, तो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ वो ये देखती हैं कि आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो किस हद तक एक्सटर्नल एड या मिलिट्री असिस्टेंस आज की डेट में प्रोवाइड करने की क्षमता रखती है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी प्रॉक्सी वॉर अगर सपोर्ट कहीं भी की जा रही होगी, तो उस प्रॉक्सी वॉर को सपोर्ट करने के लिए आपकी देश की सरकार पे एक पॉलिटिकल विलिंगनेस होनी चाहिए। क्योंकि वो पॉलिटिकल विलिंगनेस अगर होगी, तो वो विलिंगनेस कुछ इस प्रकार की होगी कि जिससे आप उस देश में उन नागरिकों को सपोर्ट करोगे, एक बहुत ही ज़्यादा एड देकर, एक्सटर्नल एड से लेके उनको मिलिट्री असिस्टेंस तक देकर सपोर्ट करने के लिए एक कोवर्ट नेटवर्क बनाने की बहुत गहरी आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी चीज़ यह होती है किसी भी प्रॉक्सी वॉर में, जो इंटेलिजेंस एजेंसी हमेशा जानने की कोशिश करती है
कि अगर हम किसी दूसरे देश में उनके लोगों को उकसा रहे हैं, उनके लोगों को उकसाकर उन्हीं के खिलाफ लड़वा रहे हैं, तो उसमें उनको सपोर्ट देना हमारी तरफ से तो आवश्यक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी जानने की होती है कि उस देश की आर्मी का क्या रिजॉल्व है। अब अगर एक साधारण तौर पे इसको सोच के देखेंगे तो मान लीजिए कि अगर भारत को पाकिस्तान में किसी प्रकार की कोई प्रॉक्सी वॉर को सपोर्ट करना है, तो थर्ड पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बैठ के ये असेसमेंट करना पड़ता है कि पाकिस्तान की आर्मी का रिजॉल्व उस प्रॉक्सी वॉर को तोड़ने का कितना है। यानी पाकिस्तान की आर्मी किस हद तक जा सकती है, क्या क्या कर सकती है, क्या क्या कदम उठा सकती है, अपने कितने यूनिट्स को, अपने कितने ब्रिगेड्स को वो वहाँ पर प्रयोग कर सकती है, उसके पास की जो वेपनरी है उसका क्या क्या एनालिसिस किया जा सकता है कि कौन सी वेपनरी उस पर्टिकुलर जगह पर इस प्रॉक्सी वॉर को रोकने के लिए कामयाब होगी। अच्छा, ये पॉइंट इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है, तीसरा वाला खास करके, क्योंकि जब आप प्रॉक्सी वॉर रन करते हो तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि प्रॉक्सी वॉर में आप इकलौते अकेले प्लेयर नहीं होते, क्योंकि आज की डेट में हमारा जो पूरा वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स है और जो वर्ल्ड का पावर स्ट्रक्चर है उसमें कई बड़े महत्वपूर्ण पावरफुल नेशंस भी हैं। अगर आप किसी प्रकार की प्रॉक्सी वॉर किसी दूसरे देश में रन करेंगे तो ये मत भूलिएगा कि दूसरे देशों की इनडायरेक्ट सहमति होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके वो देश जो खुद भी चाहते हैं कि ये स्पेसिफिक देश जहाँ पर प्रॉक्सी वॉर की जा रही है ये देश प्रॉक्सी वॉर के साथ ही कंट्रोल में रहे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जानना जरूरी होगा कि जब आप उस देश की मिलिट्री रिजॉल्व को स्टडी कर रहे हैं तो साथ साथ ये भी देखना होगा कि इस देश के कौन से ऐसे दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे हैं जो कि इस प्रॉक्सी वॉर को रोकने के लिए उन देशों की मदद ले सकती है। कहने का मूल रूप से मकसद फिर मैं बोलूंगा यही है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, कि अगर हम प्रॉक्सी वॉर किसी प्रकार की मान लीजिए पाकिस्तान में रन करते हैं तो उस प्रॉक्सी वॉर को रन करने के लिए अमेरिका की सहमति कितनी है, ब्रिटेन की सहमति कितनी है, और पाकिस्तान की आर्मी की रिजॉल्व उस प्रॉक्सी वॉर को रोकने के लिए खुद कितनी है, और कल को कौन से ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान में उसके समर्थन के लिए खड़े होंगे अगर कभी कोई प्रॉक्सी वॉर भारत की तरफ से रन की गई। यानी कि चाइना किस हद तक आएगा पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। क्या चाइना के पास आज की डेट में आर्थिक तौर पर और मिलिट्री तौर पर इतने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं कि वो एक थर्ड नेशन में जाकर किसी और के खिलाफ की प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर जानने बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज कभी भी किसी भी प्रॉक्सी वॉर को सपोर्ट करने से पहले बहुत ही गहरी स्टडी की जाती है, और ये स्टडी बहुत माइक्रो लेवल से लेके एडवांस सिमुलेशन तक की जाती है। और चौथा सबसे बड़ा पॉइंट कि जब आप किसी देश में प्रॉक्सी वॉर रन कर रहे हैं तो उस देश में, उसके आसपास के देशों में, क्या आप उन देशों को कन्विंस कर सकते हैं कि वो अपनी मिलिट्री को तैनात रखें कि कल को किसी प्रकार का कोई मेजर ऑपरेशन करना पड़ जाए तो वो ऑपरेशन करने के लिए उसके आसपास के देशों में, उन इलाकों के वो जो उनकी आर्म्ड फोर्सेज हैं वो हमेशा एक स्टेट ऑफ रेडीनेस में है। इसके लिए आपको डिप्लोमेटिक रिलेशन, कूटनीतिक लेवल पर बहुत ही अच्छे होने बहुत आवश्यक है। अगर हम ये 4 प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज अक्सर देखा करती हैं किसी भी प्रकार की प्रॉक्सी वॉर को एनालाइज करने के लिए, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इन 4 प्रिंसिपल्स के क्या उदाहरण हैं कि प्रॉक्सी वॉर्स हिस्टोरिकली इस बेसिस पे लड़ी गई हैं। अगर हम कुछ उदाहरण लें तो सबसे पहला मैं आपको उदाहरण देता हूँ नागालैंड का। भारत में जो हमारा नागालैंड का स्टेट है, आपको पता है कि नागालैंड के स्टेट में बहुत समय से एक इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम सपोर्ट की गई। वहाँ पर सेसेशनिस्ट मूवमेंट बहुत अग्रेसिव लेवल पे सपोर्ट की गई। खैर, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने बहुत ही अग्रेसिव तरीके से अपने ऑपरेशंस को नागालैंड में रन करके नागालैंड की पूरी इंसर्जेंसी को ब्रेक करने में सहमति पाई। लेकिन अगर आप ये 4 प्रिंसिपल्स को नागालैंड के केस में देखते हैं तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी, यानी कि नागा रिबेल्स, यानी कि नागालैंड में एक पॉइंट पे जब इंसर्जेंसी चल रही थी तो उस समय नागालैंड के अंदर कई ऐसे नागा लोग थे जो बेसिकली भारत की सरकार और भारत के संविधान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए रेडी थे। यानी कि नागालैंड के केस में जो पहला प्रिंसिपल है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी, जो कि नागा रिबेल्स हैं, वो रेडी थे लड़ने के लिए। दूसरी बात अगर हम देखें, दूसरा प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल एड और मिलिट्री असिस्टेंस जो देश दे रहा है इन रिबेल्स को लड़ाई करने के लिए। तो नागालैंड के केस में जब इंसर्जेंसी हमारे यहाँ पर चल रही थी नागालैंड में, तो नागा रिबेल्स तो नागालैंड में थे, जो नागालैंड के लोग थे जो भारत की सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन उसी समय भूलिए मत कि इन लोगों को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान,
इन लोगों को समर्थन देने के लिए चीन और इन लोगों को समर्थन देने के लिए ब्रिटिश और अमेरिका, ये 4 संस्थाएं भी थीं। तो उस समय नागालैंड की ये जो इंसर्जेंसी है, जिसको हमें तोड़ने में लगभग 40 से 50 साल के RNAW के बड़े गहरे ऑपरेशंस लगे, ये इसीलिए 40 से 50 साल का समय लेके हम लोगों को टैकल करने में लगा क्योंकि यहाँ पर 4 बड़े देश, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और साथ में चाइना, ये चारों के चारों बहुत गहरी तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व थे। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट के कारण एक एक्सटर्नल सपोर्ट इस पूरी नागा इंसर्जेंसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर था। यानी कि अगर पॉइंट नंबर 1 हम देखें तो वो फुलफिल हो रहा है प्रॉक्सी वॉर का नागालैंड में। पॉइंट नंबर 2 अगर हम देखें, नागालैंड में एक्सटर्नल एड वाला 4 देशों के सपोर्ट से नागा की पूरी मूवमेंट को सपोर्ट करने में समर्थन मिल रहा था। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या था? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था तीसरा पॉइंट होता है कि मिलिट्री का रिजॉल्व। और यहाँ पर कौन सी मिलिट्री? यहाँ पर हमारी भारत की मिलिट्री। तो जब हमारे यहाँ पर नागालैंड में नागा रिबेल्स बाहर एक्सटर्नल पार्टी से सपोर्ट लेकर नागालैंड में एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, तो उस समय भारत की मिलिट्री का जो रिजॉल्व था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। और भारत की मिलिट्री उस समय इंटेलिजेंस के साथ कोलैबोरेट करके मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशंस MIOs रन कर रही थी। और ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशंस रन किए जा रहे थे, ये भारत की आर्मी के रिजॉल्व को और स्ट्रेंथन ही कर रहे थे। क्योंकि जैसे जैसे हमें मालूम चल रहा था कि और देशों के एस्पेक्ट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, जैसे जैसे हमें मालूम चल रहा था कि प्रॉक्सी वॉर एकदम माइन्यूटेस्ट लेवल ऑफ नागा सोसाइटी तक जा चुकी है, उतना ही ज़्यादा हमारी इंटेलिजेंस का और मिलिट्री का रिजॉल्व बढ़ रहा था कि इस पूरे के पूरे नेक्सस को तोड़ना है। तो यहाँ पर पूरे 40-45 साल ये प्रॉब्लम को प्रोलॉन्ग किया, इसलिए किया क्योंकि इस प्रॉब्लम को प्रोलॉन्ग करके हमारे जो ये वैरी थे, एडवर्सरी थे, ये हमारी बेसिकली मिलिट्री की रिजॉल्व को तोड़ना चाहते थे। ये एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट करना चाहते थे कि भारत की आर्मी थक टूट के 15-20 साल के बाद बोल दे कि भैया अब हम और नहीं लड़ सकते, और उस केस में ये चारों देश सक्सेसफुल हो जाते नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने में। तो हमारी मिलिट्री का रिजॉल्व इतना अग्रेसिव था कि उस मिलिट्री रिजॉल्व के सामने हम डटे रहे। लेकिन चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये था कि किसी भी प्रॉक्सी वॉर में ये ज़रूरी होता है कि ये जो रिबेल लड़ रहे हैं, जैसे ये जो नागालैंड में लोग लड़ रहे थे, इनको फिजिकली अपने आसपास की टेरिटरी में कितने लोगों का समर्थन था। अब देखिए, नागालैंड के आसपास सबसे पहली टेरिटरी है चाइना, दूसरी सबसे बड़ी टेरिटरी है जो एकदम डटी हुई है बॉर्डर पे, उसका नाम है म्यांमार, और साथ ही में तीसरी टेरिटरी थी ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बनी बांग्लादेश। अब देखिए, अगर जो चौथा पॉइंट है उसका ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं नागालैंड के केस में, तो सबसे पहली चीज़ ये ऑब्जर्व की जाती है कि चाइना ने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नागालैंड के नागा रेबल्स को सपोर्ट करने के लिए यूनान प्रोविंस में डिप्लॉय नहीं की थी। चाइना उनको कोवर्ट सपोर्ट देती थी, चाइना उनको आर्म्स, एमुनिशन, पैसा, ये सब चीज़ें देती थी। चाइना उनको वामपंथी थिंकिंग में भी मोटिवेट करती थी। चाइना का बहुत बड़ा रोल था बंगाल में एपिसेंटर बना के पूरी वामपंथी थॉट प्रोसेस को नॉर्थ ईस्ट में जो है अग्रेसिव लेवल पर उसको पॉपुलराइज करने का। पर चाइना ने अपनी मिलिट्री यूनान से लेके तिब्बत के लासा वाले रीजन तक कहीं पर भी डिप्लॉय करके इसलिए नहीं रखी थी कि भाई ये मिलिट्री खड़ी है नागाज के साथ सपोर्ट करने के लिए। तो आप समझिए कि चौथा पॉइंट में चाइना का ये फैक्टर नेगेटिव होता है। दूसरी बात, म्यांमार में भारत की हमेशा से कूटनीतिक लेवल पर, विदेश नीति लेवल पर एंगेजमेंट ऐसा रहा है कि हमने म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एंगेज करके सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशंस करे हैं उन सारे संगठनों के खिलाफ जिन्होंने भारत की सोवरेनिटी को टारगेट करने की कोशिश की है। तो इस परिस्थिति में म्यांमार तो कभी भी इकलौती म्यांमार अपने आप अपनी आर्मी डिप्लॉय करेगा नहीं वहां पर। और जहां तक बात रही म्यांमार के सॉइल की, तो म्यांमार कभी ये भी इंश्योर नहीं कर रहा था कि भाई चीन को उनकी ट्रूप्स को डिप्लॉय करके वो हमारे बगल में नागालैंड के यहाँ खड़ी हो जाए। तो म्यांमार फैक्टर भी निगेट हो गया। और तीसरा फैक्टर अगर हम देखें ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाने के पीछे जो बहुत सारे कारण थे, उनमें से एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि भाई ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी को पाकिस्तान ने, अमेरिका ने, चीन ने, इसके साथ साथ ब्रिटेन ने ईस्ट पाकिस्तान को एक बेस, एक लॉन्च पैड बना के रखा हुआ था सारे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करके ऑपरेशन रन करने के लिए। तो आज की डेट में उस ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश 1971 में बना देने से भारत को सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी जिसका दुरुपयोग किया जा सकता था इस नागालैंड की प्रॉक्सी वॉर के पॉइंट नंबर 4 को सपोर्ट करने के लिए, हमने वो भी निगेट कर दिया। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो नागालैंड के केस में जो
ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि नागा रिबेल्स, उनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था। दूसरा, उनको एक्सटर्नल सपोर्ट ये 4 देशों से मिल रहा था। ये दोनों प्लस पॉइंट थे। लेकिन अगर आप तीसरा पॉइंट देखते हैं नागालैंड के केस में, तो भारत की मिलिट्री का रिजॉल्व बड़ा अग्रेसिव था। भारत की मिलिट्री ने अपना रिजॉल्व इस प्रकार से दिखाया कि 1971 में उन्होंने बांग्लादेश बनाया, उसके बाद उन्होंने 1970 के पूरे डेकेड को लेकर म्यांमार के साथ मिलकर ऑपरेशन रन करे, और फिर उसके बाद इवेंचुअली नागालैंड की प्रॉब्लम को धीरे धीरे टारगेट करके खत्म किया। क्योंकि रॉ के बहुत सारे ऑपरेशंस थे जो नागालैंड में किए गए, कभी उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, और वो लंबी वीडियो होगी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पूरी नागालैंड की पॉलिटिकल हिस्ट्री को इवॉल्व करते हुए देखने की आवश्यकता होती। लेकिन तीसरे पॉइंट के केस में एक चीज स्पष्ट थी कि भारत की मिलिट्री का रिजॉल्व अग्रेसिव था। और चौथा, किसी भी हमारे वैरी ने, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो अमेरिका हो या चाहे वो ब्रिटेन हो, उन्होंने नागाज को सपोर्ट करने के लिए अपने नागालैंड के आसपास कहीं पर भी मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट नहीं की थी। तो पहले 2 पॉइंट पावरफुल थे और आखिरी के 2 पॉइंट वीक थे। तो इस केस में हम लोगों ने इसका एडवांटेज लेते हुए नागालैंड की प्रॉब्लम को सप्रेस किया। तो अगर आप ये नागालैंड का खेल समझे, तो अब आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि यदि आज की डेट में अगर मान लीजिए हमें कोई प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के अंदर रन करनी है, तो उसके लिए हमें इन 4 प्रिंसिपल्स को एक बहुत ही अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। अब देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के अंदर अगर आज की डेट में कोई प्रॉक्सी वॉर के लिए एक एरिया बचता है जहां पर एक प्रॉक्सी वॉर का एक बैटलफील्ड क्रिएट किया जा सकता है, तो वो एरिया है बेसिकली बलूचिस्तान। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बलूचिस्तान का क्या स्टेटस है। देखिए, जब ब्रिटिशर्स ने भारत को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा था और अपनी कॉलोनी बना रखा था, तो उस समय जो बलूचिस्तान का प्रोविंस था, ये बेसिकली एक भारत के अंदर ही ऐसा प्रोविंस था जो ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में था, लेकिन ये एक बफर बना हुआ था अफगानिस्तान और ईरान के बीच में। और जब भारत का बंटवारा हुआ और भारत को आज़ादी दी गई 1947 में, तो उसके बाद जब ये पाकिस्तान क्रिएट हुआ, तो ये बलूचिस्तान का प्रोविंस जो है ये भारत से टेरिटोरियली अलग होकर पाकिस्तान के एकदम बाजू में आ गया। लेकिन अगर आप ब्रिटिश के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को उठा के कभी पढ़ते हैं, तो उन रिकॉर्ड्स में एक चीज हमेशा से स्पष्ट दी जाती है, और वो ये है कि जिस तरीके से चीन के साथ लगा हुआ तिब्बत का इलाका एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, उसी तरीके से भारत के और बेसिकली ईरान अफगानिस्तान के बीच का ये जो टेरिटरी बलूचिस्तान थी, ये भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी। जिस तरीके से 1950 के समय में चीन की आर्मी ने इलीगली तिब्बत को ऑक्यूपाई किया, उसी तरीके से 1950 के दशक में पाकिस्तान ने भी इलीगली ये इंडिपेंडेंट कंट्री जिसका नाम था बलूचिस्तान, जो कि बफर था अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बीच में, इसको भी उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया। अब देखिए, बलूचिस्तान मैटर इसलिए करता है कि आज की डेट में अगर हम बलूचिस्तान को देखें, तो एक चीज बिल्कुल तय है कि बलूचिस्तान की टेरिटरी पाकिस्तान की, अगर आप पूरे लैंड एरिया के हिसाब से देखते हैं, तो बलूचिस्तान की टेरिटरी 44% पाकिस्तान की टेरिटरी है। यानी कि 44% जो लैंड है पाकिस्तान का, वो लैंड आज की डेट में बेसिकली बलूचिस्तान में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे के पूरे बलूचिस्तान में जो उसका इलाका है, जो ज्योग्राफिकल इलाका है, वो इतना रिसोर्स रिच है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बलूचिस्तान के सारे रिसोर्सेज लेके उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अपनी आर्मी के खर्चे निकाल रही है। तो अब आप ध्यान से समझिए कि किसी भी प्रकार का प्रॉक्सी वॉर यदि बलूचिस्तान में होता है, तो बलूचिस्तान की टेरिटरी के जाने से पाकिस्तान की टेरिटरी तो घटती है, लेकिन इससे भी सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान अगर बलूचिस्तान जैसी टेरिटरी को खो बैठेगा, तो बलूचिस्तान की टेरिटरी से जो मिनरल्स निकल रहे हैं, जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इन रिसोर्सेज का जो दुरुपयोग करके पाकिस्तान की जो आर्मी है पूरी, ये जो आर्मी बेसिकली पूरे के पूरे रिसोर्सेज को कैप्चर कर बैठी है, ये कल को रिसोर्सेज भी उसके हाथ से चले जाएंगे। यानी कि बलूचिस्तान के जाने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि बलूचिस्तान के अंदर जितना भी रिसोर्स था वो पाकिस्तान आर्मी के पास यदि नहीं गया, तो ये रिसोर्स ना जाने से पाकिस्तान की आर्मी का खुद का सस्टेनेंस डिफिकल्ट होगा। और पाकिस्तान की आर्मी का अगर खुद का सस्टेनेंस डिफिकल्ट होगा, तो पाकिस्तान आर्मी की वॉर फाइटिंग एबिलिटी कश्मीर में और अफेक्ट होगी,
यानी कि बलूचिस्तान का कश्मीर से सीधा सीधा नाता है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान का इंटरफेरेंस अगर मान लीजिए कश्मीर में घटाना चाहते हैं, पाकिस्तान का इंटरफेरेंस अगर आप पंजाब के खालिस्तान के रिवाइवल के इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को घटाना चाहते हैं, तो इस केस में आपको जो सबसे पहले चीज़ करनी है वो ये है कि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पाकिस्तान के आर्मी के हाथ ना लगें, ये इंश्योर करना है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात कि जब हम बलूचिस्तान की बात करें तो भाई बलूचिस्तान में आज की डेट में क्या परिस्थिति है। देखिए, आज की डेट में परिस्थिति ये है कि अगर हम बात करें बलूच लिबरेशन आर्मी की, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो BLA है, इसका समर्थन भारत ने लगभग 1960 के दशक से किया हुआ है। भारत की उस समय जब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1968 में 1968 में बनी थी, तब से ही भारत की RNAW जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का समर्थन करती आई है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत इस समय तब से लेके आज तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बहुत भारी मात्रा में सपोर्ट नहीं दे रहा है। अगर हम एक फैक्चुअल लेवल पे देखें तो आज की डेट में अगर आप न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ ये उठती है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के जो छोटे छोटे ब्रिगेड्स पूरे बलूचिस्तान के इलाके में हैं, अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो वो लगभग 2000 लोगों से ज़्यादा बड़ी फोर्स नहीं है। अब आप ये देखिए कि 2000 से ज़्यादा की फोर्स ना होना बलूच लिबरेशन आर्मी का, इसके लिए एक प्रॉब्लम ये है कि कल को ये आर्मी किससे लड़ेगी। यह आर्मी का सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा वो होगा बेसिकली पाकिस्तान की आर्मी से। और देखिए, पाकिस्तान की आर्मी में आज की डेट में उसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है 6 लाख। अब 6 लाख की बड़ी पाकिस्तान आर्मी के सामने अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 2000 लोग आएंगे तो इंटेलिजेंस असेसमेंट्स हमारे ये कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को, बलूच लिबरेशन आर्मी को एलिमिनेट करने में 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। कि 3 से 4 दिन में 6 लाख जो पाकिस्तान आर्मी के सारे लोग हैं वो पूरी की पूरी बलूच लिबरेशन आर्मी को क्रश कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बलूच लिबरेशन आर्मी की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ अभी कमज़ोर है। पहला पॉइंट जो मैंने आपको प्रॉक्सी वॉर के प्रिंसिपल में बताया वो कमज़ोर है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जो बलूचिस्तान में हमारी तरफ से एक्सटर्नल एड बलूच लिबरेशन आर्मी को दिया जा रहा है, जो ये लगभग 1 से 2000 लोग हैं, ये भी बहुत मिनिमल है। तो यानी कि दूसरा पॉइंट भी कमज़ोर है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी की रिजॉल्व क्या है, यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की रिजॉल्व जो है, ये 6 लाख स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान आर्मी जो है, इसकी रिजॉल्व मैंने आपको बताया कि भाई 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये बलूच लिबरेशन आर्मी को निपटा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आज की डेट में यदि भारत को किसी प्रकार का बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन रन करना है तो वो एक चीज़ तो तय है कि वो पाकिस्तान आर्मी की 6 लाख की रिजॉल्व को तोड़ने के लिए उसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक बहुत बड़ा समर्थन देना होगा। अब ये कैसे होगा? अब आप बलूच लिबरेशन आर्मी को 2000 से 2 लाख तो ओवरनाइट कर नहीं सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस पर्टिकुलर बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी आप क्रिएट कर रहे थे, उस इंस्टेबिलिटी को सडनली आप ओवरनाइट इतना एक्सपैंड तो कर नहीं सकते कि बलूचिस्तान एक केओस के पोजीशन पे आ जाए। तो सवाल ये उठता है कि फिर क्या गेम खेला जाए। तो आज की डेट में भारत के पास कुछ ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में से 2 बड़े महत्वपूर्ण ऑप्शन ये हैं कि सबसे पहले भारत को एंगेजमेंट अपनी तालिबान में, अफगानिस्तान में जो तालिबान का रेजिम है उससे बढ़ानी होगी। पिछले ही हफ्ते आपको याद होगा कि अभी एक अफगानिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से पार्टिसिपेशन किया गया। एक सेपरेट वीडियो बना के आने वाले 1-2 दिन में मैं आपको उस कॉन्फ्रेंस का असेसमेंट भी दूंगा और बताऊंगा कि भारत और तालिबान के बीच उस कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्या चर्चा हुई। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ देखिए वो ये हुई कि भारत का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो अभी लगभग 1.5 हफ्ता पहले ईरान की विजिट से भी वापस हो गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में अगर भारत को कुछ भी प्रकार का हरकत बलूचिस्तान में देखनी है लॉन्ग रन में, तो उसको सबसे पहले तालिबान से एंगेज करना होगा। अब तालिबान से एंगेज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बलूचिस्तान के इलाके में और उसी के आसपास का एक इलाका है खैबर पख्तूनवा, और खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान ये 2 ऐसे इलाके हैं जिसको तालिबान हमेशा से क्लेम करती आई है, क्योंकि तालिबान का मानना है कि खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान ये ऐसे इलाके हैं जहां पर पश्तून रहते हैं और ये पश्तून हैं अफगानी पश्तून्स, और वो कहते हैं कि ये अफगानी पश्तून का ये जो प्रेजेंस है इन इलाकों में, ये इलाके इफेक्टिवली हिस्टोरिकली हमेशा से अफगानिस्तान के हुआ करते थे। इसको तो ब्रिटिशर्स ने 1893 में दुरंत लाइन बनाकर आर्टिफिशियली डिवाइड किया।
और अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान की सरकारें और तालिबान आज तक कभी भी दुरंद लाइन को पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर मानने के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट ही ये है कि वो दुरंद लाइन को बॉर्डर ही नहीं मानते अफगानी लोग। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप तालिबान से इंगेजमेंट कीजिए, तालिबान से इंगेजमेंट करके ये इंश्योर कीजिए कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का डिमांड है, ये डिमांड धीरे धीरे नंबर 1 और बढ़ाया जाए। अब देखिए, इसमें आपको पाकिस्तान के अंदर जाकर बलूच लिबरेशन आर्मी को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अफगानिस्तान में तालिबान को इस लेवल पे सपोर्ट करना है कि तालिबान अपना प्रेशर जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का इलाका है उस पर्टिकुलर इलाके में वो बढ़ाने लग जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज की डेट में ईरान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बहुत हाई हैं, और टेंशन हाई होने का सबसे बड़ा रीज़न भी है, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ चर्चा कर ही चुका हूं पहले भी, ईरान पाकिस्तान वाले इशू पे। और मैंने आपको उस वीडियो में भी ये बात बताई थी कि सबसे बड़ा टेंशन का और फ्रिक्शन पॉइंट है जैश उल अदल ग्रुप। जैश उल अदल ग्रुप जो है, इसको अमेरिका ने स्पॉन्सर करके पाकिस्तान में रखा हुआ है। ये जैश उल अदल ग्रुप आज की डेट में बलूचिस्तान के रीजन में ऑपरेट करता है। ये ऑपरेट करके वहां पर ईरान के लोगों के ऊपर नजर रखता है। तो आज की डेट में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का समर्थन करते हुए एक ऐसा संगठन बनाकर उसको सपोर्ट कर रहा है जो पाकिस्तान में रह के अब ईरान के ऊपर नजर रखने में कामयाब हो रहा है। और आज की डेट में जो भी फ्रिक्शन पॉइंट पाकिस्तान और ईरान के बीच में होते हैं वो जैश उल अदल को जनरली लेके होते हैं। तो वो एक लार्जर प्रॉक्सी वॉर जो है जैश उल अदल के थ्रू अमेरिका लड़ रहा है। लेकिन अगर आपको बलूचिस्तान में कुछ करना है तो उसके लिए आपको अमेरिका को अपने साइड पे लेना बहुत ही आवश्यक होगा। और आज की डेट में अमेरिका को अपने साइड पे लेना इस तरीके से कि बलूचिस्तान में यदि भारत कुछ करे और उसके लिए अमेरिका किसी प्रकार का अपोजिशन ना करे, तो उसका एक ही तरीका है, और तरीका है ये कि भाई जो चाइना है उसके इन्फ्लुएंस का प्रयोग किया जाए। अब आप जानते हैं कि चाइना आज की डेट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान से लेके कश्गर प्रोविंस तक जाता है चाइना के। अब जो ग्वादर प्रोविंस जो है या ग्वादर पोर्ट जो है, ये ग्वादर का जो पूरा रीजन है ये बलूचिस्तान में आता है। अब अगर हमें किसी प्रकार की कोई हरकत बलूचिस्तान में करनी है जिसकी वजह से हम चाहें कि यूएसए हमारा इवेंचुअली लॉन्ग रन में समर्थन भी करे, तो यूएसए को कन्विंस इस बात पे करना होगा कि देखिए यूएसए, अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना और ये कॉरिडोर बनने के बाद सबसे बड़ी चीज ये होगी कि चाइना को इतना ज्यादा इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेगा कि उस इकोनॉमिक एडवांटेज से वो इवेंचुअली एक ऐसा खेल खेल पाएगा कि लॉन्ग रन में डॉलर की जो इंटरनेशनल इमेज है उसको गिराकर अपने युआन को प्रमोट करेगा। अगर आप अमेरिका के इस पल्स पे खेलेंगे तो अमेरिका इस इनसिक्योरिटी में आ जाएगा कि नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, और अमेरिका फिर कोई भी ऐसी हरकत को सपोर्ट करने के लिए चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेडी होगा जिससे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ना बने। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ना बनने का सबसे सरल तरीका यही है कि बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है उस ग्वादर पोर्ट को ही आप कंस्ट्रक्ट होने मत दो इस प्रकार से कि जिसकी वजह से चाइना को किसी प्रकार का कोई अल्टीरियर एडवांटेज मिल जाए। तो आज की डेट में बलूचिस्तान के अंदर अगर भारत किसी प्रकार की सहमति अमेरिका से चाहती है और सपोर्ट अमेरिका से चाहती है, चाहे वो अमेरिका का सपोर्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे को ये चीज इंश्योर करनी है कि हम चाइना फैक्टर का प्रयोग करके अमेरिका को कन्विंस करें कि कल को लॉन्ग रन में बलूचिस्तान में कुछ होता है तो वो पाकिस्तान नहीं बल्कि इनडायरेक्टली चाइना को काउंटर करने में मदद करेगा। तो अगर इस प्रकार की परिस्थिति क्रिएट कर दी जाए तो इस केस में ये चीज तय हो जाएगी कि फिर से अमेरिका आपको कभी भी इस रीजन में डिस्टेबलाइज करने में या किसी प्रकार की गतिविधि को करने में रोकेगा नहीं। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मेनेस बन चुका है और वो मेनेस है तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी। अब जो ये टीटीपी है जिसको पाकिस्तान तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, एक चीज हमें ये समझनी है कि ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ये बेसिकली है और कुछ नहीं, ये है अलकायदा का एक म्यूटेशन। अब हुआ ये था कि जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक हुए थे, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक होने के बाद आप जानते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2001 में इन्वेड किया। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को 2001 में इन्वेड किया, उन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तान में तालिबान को और अलकायदा को हटाया और वहां पर एक डेमोक्रेटिक सरकार ले आए। अब ये जो तालिबान थी और ये जो अलकायदा थे, जब ये अफगानिस्तान से भागे तो ये भागे कहाँ? ये भागे सीधा पाकिस्तान में। अब जब ये भागे पाकिस्तान में तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला,
उन्होंने कहा पाकिस्तान को कि भैया देखो, हमें कुछ नहीं पता, ओसामा बिन लादेन ने 9/11 का अटैक किया है, ओसामा बिन लादेन अलकायदा से जुड़ा है, हमें अलकायदा चाहिए। तो पाकिस्तान ने सबसे पहला बार्गेन क्या किया? 2002-3 में पाकिस्तान ने सबसे पहला बार्गेन ये किया अमेरिका के साथ कि हम आपकी मदद अलकायदा को ढूंढने में करेंगे, पर एक ही कंडीशन पे, और वो कंडीशन ये है कि आप तालिबान को कुछ मत कहिए। तो सबसे पहले उन्होंने अगले 2-3 साल अमेरिका से धीरे धीरे चुपचाप नेगोशिएट करके तालिबान को प्रोटेक्ट किया। 2004-5 तक जब अमेरिका के बीच और पाकिस्तान के बीच एक सहमति बन गई कि ठीक है, हम तालिबान को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अलकायदा को आप आगे कीजिए, तो ये बात 2005-6 में अलकायदा तक पहुंची। और 2005-6 में जब ये बात अलकायदा तक पहुंची तो अलकायदा में उस समय ओसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की आर्मी को ये बात बोली कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप तालिबान को बचाएंगे और ये कह के बचाएंगे कि भैया तालिबान को कुछ ना कहे अमेरिका और सारा का सारा फोकस हमारे पे आ जाए और अलकायदा को तोड़े, तो पाकिस्तान को अलकायदा ने और ओसामा बिन लादेन ने उस समय वार्न किया कि आप अगर ऐसा कोई हरकत करेंगे तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान को ये था कि भाई मैं तालिबान को प्रोटेक्ट करता हूं ताकि तालिबान को पनाह देने से कल को लॉन्ग रन में अफगानिस्तान में मुझे फायदा होगा, और अलकायदा का इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस जो है मैं अमेरिका को पास कर देता हूं। तो 2007 में ये होने लग गया कि एक अग्रेसिव लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हुआ अमेरिका के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। इस इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई कि जो पाकिस्तान की ISI थी वो अमेरिका की CIA को ग्राउंड लेवल पे जो डे टू डे इंटेलिजेंस अलकायदा की प्रेजेंस थी पाकिस्तान के अंदर, वो इनपुट्स देने लग गई। और ये देखते देखते 2007 में अलकायदा ने एक निर्णय ये लिया कि अगर अमेरिका सिर्फ अलकायदा पे अटैक करेगी और तालिबान पे अटैक नहीं करेगी तो ये चीज़ गलत है, इसका खमियाजा पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा, और इसके लिए हम अमेरिका को भी एक कन्फ्यूजन की परिस्थिति में डालते हैं। तो हुआ क्या कि 2007 में अलकायदा ने, जो पाकिस्तान में बैठी हुई थी और छिपी हुई थी, उसने एक नया संगठन क्रिएट किया जिसका नाम रखा तहरीके तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तान तालिबान। अब ये जो अलकायदा ने पाकिस्तान तालिबान क्रिएट किया, ये सिर्फ एक नेम चेंज था। पाकिस्तान तालिबान में भी वही लोग थे जो पहले अलकायदा के लोग थे। पर अब आप ये कहेंगे कि भाई पाकिस्तान तालिबान बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो 2 आवश्यकता थी। सबसे पहली आवश्यकता ये थी कि जब पाकिस्तान तालिबान बना तो पाकिस्तान तालिबान का एक गुट जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप पाकिस्तान आर्मी पर अटैक कीजिए, और ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान तालिबान उर्फ अलकायदा के लोगों ने सीधा सीधा जाकर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करने चालू कर दिए, और ये अटैक आज तक चल रहे हैं। आप जब भी देखते हैं कि पाकिस्तान में किसी प्रकार का कोई हमला हो गया तो जनरली वो पाकिस्तान तालिबान का नाम आता है। तो ये पाकिस्तान तालिबान है कौन? ये है अलकायदा। और दूसरी बड़ी चीज देखिए, दूसरी बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान तालिबान यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बनाने से अब उस समय 2007 में पाकिस्तान के अंदर 2 तालिबान हो गई। एक तो तालिबान थी जो अफगान वाली तालिबान थी, और एक पाकिस्तान तालिबान। अब अमेरिका के लिए ये परिस्थिति कंफ्यूजन वाली हो गई, क्योंकि अमेरिका को ये चीज समझ नहीं आई कि भैया अब हम कौन सी तालिबान को अटैक करें, क्योंकि वहां पर कोई भी व्यक्ति जो है वो बीइंग तालिबान वाली टी-शर्ट पहन के वो नमूने की तरह तो घूमेगा नहीं जैसे भारत में घूमते हैं। तो आप इस चीज को समझिए। तो वहां पर ये कंफ्यूजन की वजह से अमेरिका के ऑपरेशन और डिले और प्रोलॉन्ग हुए, और इन ऑपरेशंस के डिले और प्रोलॉन्ग होने की वजह से ये हुआ कि 2010-11 तक अमेरिका को ये परिस्थिति झेलनी पड़ी कि वो ओसामा बिन लादेन को नहीं मार पाए। अच्छा, अब जिस दिन ओसामा बिन लादेन को मार दिया उस दिन अलकायदा ने अपनी टेरिटरी पाकिस्तान को छोड़ के इराक और सीरिया में जाके बसा ली। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि वो वाला जो गुट था जो पाकिस्तान आर्मी को टारगेट कर रहा था, वो पाकिस्तान आर्मी को तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हिस्सा बन के अभी भी टारगेट करता रहा। अच्छा, और तीसरा क्या था? अफगान तालिबान थी जिसको पाकिस्तान ने पनाह दे रखी थी। अफगान तालिबान ने 2011 से अफगानिस्तान में वापस जाना शुरू कर दिया, और 2021 में आप जानते हैं कि उन्होंने पूरे अफगानिस्तान का टेक ओवर कर लिया। अब हुआ ये है कि आज की डेट में ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, समझने की कोशिश कीजिए, जो कि अलकायदा का टूटा हुआ एक वर्ग है, एक गुट है, इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान आज की डेट में बिना किसी आइडियोलॉजी के काम करता है। अफगान तालिबान की एक आइडियोलॉजी है, अलकायदा है उसकी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन ये तहरीके तालिबान वाले, तालिबान पाकिस्तान वाले जो हैं, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये पाकिस्तान को अंदर से पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करके उसको कमजोर करना चाहते हैं। अब यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान को अटैक कर रहा है। इसी रीजन से अब आप समझिए कि यही एक फर्क है
पाकिस्तान के द्वारा क्रिएट किए गए टेररिस्ट ग्रुप्स में और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान के द्वारा क्रिएट किए गए जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जमातुद दावा वगैरह हो गए, ये पाकिस्तान आर्मी को टारगेट नहीं करते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी से सपोर्ट लेके भारत को या दूसरे लोगों को टारगेट करते हैं। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में पाकिस्तान आर्मी के लिए सबसे बड़ा हेडेक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और पिछले लगभग 2 से 3 सालों में एक और चीज ये भी हुई है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो हैं वो साउथ एशिया के इस रीजन में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस रीजन में मर्सनरीज के तरीके से, यानी कि भाड़े के जो सोल्जर्स होते हैं उस प्रकार से वो पोजीशन हो गए हैं। यानी कि आज की डेट में आप तहरीक तालिबान को कुछ भी पैसा दे दो और पैसे से बेसिकली कोई भी काम करवा लो। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है। अच्छा, अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले क्योंकि पूर्व अलकायदा के लोग थे और वो पूर्व अलकायदा के लोग क्योंकि तालिबान के साथ जुड़े हुए थे, तो आज की डेट में अफगानिस्तान में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बहुत सारे लोग घूमते हुए मिल जाते हैं। तालिबान वाले जो लोग अफगानिस्तान में तालिबान वाले हैं वो उनको मना भी नहीं करते। तो आपको खेल ये खेलना है कि नंबर 1 आपको तालिबान से अपने रिश्ते बढ़ाने हैं और तालिबान से ये प्रेशर पॉइंट्स जो हैं खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के, उनको पकड़ के पाकिस्तान को ट्रबल करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ये जो भाड़े के मर्सिनरीज हैं, भाड़े के ये जो सोल्जर्स हैं, इनका प्रयोग करके ये चीज़ इंश्योर करनी है कि ये पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाए रखें और बलूचिस्तान वगैरह वाले रीजन में ग्वादर पोर्ट से लेके पूरे उस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला इलाका जो बलूचिस्तान से पास कर रहा है वहां पर प्रेशर पॉइंट बना के रखें। तीसरा, आप ईरान के साथ एंगेज करके ये इंश्योर कीजिए कि लॉन्ग रन में ईरान की जो आर्मी है, ठीक है, वो अपने प्रॉक्सीज आज की डेट में रेड सी से लेके, हूती से लेके, हिजबुल्ला से लेके, इजराइल के खिलाफ और हमास, ये सब के साथ वो लड़ रही है, लेकिन उसको इतना इंश्योर कीजिए कि वो पाकिस्तान से अपना एक प्रेशर पॉइंट बनाए रखे। तो ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि बलूचिस्तान में गेम खेलने के लिए आज की डेट में हमें बलूच लिबरेशन आर्मी को बहुत बड़ा नहीं करना है। हमें मात्र सिर्फ जो रीजनल प्लेयर्स हैं, जिसमें कुछ स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों हैं, इन सब लोगों को मिल के इनके साथ कुछ ऐसा खेल खेलना है कि ये सारे के सारे प्लेयर्स तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लेके आपके ईरान, आपका तालिबान, ये सारे संगठनों के थ्रू बलूचिस्तान में एक केओस बना रहे, ताकि पाकिस्तान को इस चीज के बारे में रियलाइजेशन होता रहे कि बलूचिस्तान एक बड़े प्रिकेरियस पोजीशन पे है, कि बलूचिस्तान आज है कल नहीं है, ऐसा उसके मन में एक डिबेट डिलेमा परपेचुअल चलता रहे, ताकि उसके मन में एक डर बैठा रहे। तो बलूचिस्तान को आप स्टेबलाइज मत होने दीजिए। इससे कम से कम इतना होगा कि चाहे बलूचिस्तान टूटे या ना टूटे, लेकिन टूटने के वर्ज पे अगर वो रहेगा तो कम से कम पाकिस्तान जो है इसकी वजह से हमेशा से डरा रहेगा। तो ये पूरी परिस्थिति को आई होप कि भैया किस प्रकार से ये गेम खेला जा सकता है बलूचिस्तान में, शायद अब आपको इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।